न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आता कहाँ से है, डिराइव कैसे होता है और उसको यूज कैसे करते हैं। तो आज हम इस छोटे से सेशन के अंदर जल्दी से जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में जो भी हमें जानना है। तो स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग चैनल जिसका नाम है प्रोडी जे पे, और मैं हूं आपका अपना अनु गुप्ता। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वाले लिंक पर जा सकते हैं, linktr.ee/anuguप्ता, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से आपको मेरे बारे में सारी जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को समझना, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टीफन्स लॉ क्या कहता है। बेसिकली स्टीफन्स लॉ ये बताता है कि कितनी, अगर किसी भी बॉडी का कुछ टेम्परेचर है, कुछ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो वो कितनी हीट एग्जिस्ट मतलब एमिट कर रहा है। मुद्दे की बात यहां पर ये है कि जैसे कोई भी बॉडी अगर होती है जिसका कोई टेम्परेचर है, कुछ भी टेम्परेचर है, मतलब 0 केल्विन से ऊपर कुछ भी, -273 डिग्री, -273.15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कुछ भी टेम्परेचर है, मतलब कहने का मतलब कितना भी वो ठंडा हो, वो कुछ ना कुछ रेडिएशंस लगातार एमिट करता रहता है। ये जो रेडिएशंस वो एमिट करता है, कितनी एमिट करता है, वो अलग अलग वैल्यूज हैं। अब इसको क्या है, मैं थोड़ा फनी तरीके से इसको बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो जिंदा है वो गुस्सा है थोड़ा थोड़ा, मतलब जो जितना ठंडा होगा वो उतनी कम गालियां देगा। जब हम गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं, गालियां निकलती रहती, ठीक है, कुछ छोटी कुछ बड़ी, कुछ बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। अब ज्यादा बड़ी तो देखो, अब एजुकेशनल चैनल है, नहीं चलती हैं यहाँ पर, यूट्यूब पे चलती हैं पर एजुकेशन चैनल पे नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादा बड़ी तो छोड़ो, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब अगर मतलब थोड़ा सा कोई टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, सीधे ये रामायण महाभारत से निकल के अभी आ रहे हैं, दुष्ट नीच पापी धूर्त, मतलब इस तरीके की गालियां निकल रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो फिर थोड़ी बड़ी बड़ी गालियां, कुत्ते कमीने एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर और बड़ी बड़ी गालियां निकल सकती हैं, जो कि ऑब्वियसली मतलब बीप हो रही है सारी। मुद्दे की बात यहां पर यह है कि गालियों को अगर मैं रिलेट करता हूं फोटॉन्स से, ठीक है, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर, और गुस्से, टेम्परेचर को मैं रिलेट कर रहा हूं गुस्से से, तो जितना ज्यादा होगा गुस्सा उतनी ज्यादा होंगी गालियां। ये बात समझ में आती है क्या? अगर आपके ये वाली बात समझ में आती है तो स्टीफन्स लॉ पढ़ने के लिए अब आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि अगर मान लीजिए यहां पर कोई बॉडी है जो बहुत गर्म है, अगर वो बहुत गर्म है तो वो बहुत सारी गालियां निकाल रही, बहुत सारे फोटॉन्स एमिट कर रही है। ऑन द अदर हैंड अगर यहां पर एक, मतलब ये कैप्टन कूल हमारे यहां बैठे, मतलब धोनी बैठा है, ठीक है, अगर यहां पे एमएसडी है, ये कोहली हो गया, तो समझ तो गई होगी ये क्या क्या निकल रहा है ये, ठीक है, बेंच स्ट्रोक तो ये बेंच स्ट्रोक निकल रहे हैं यहां से। अब यहां पर अगर यहां से कैप्टन कूल बैठे तो यहां क्या हो रहा है, उस केस में यहां पे थोड़ी कम अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है, थोड़ी गालियां कम निकल रही हैं, ठीक है। कोई और ज्यादा ठंडा, बिल्कुल, मतलब देखो 0 गालियां निकल रही हैं या 0 फोटोन निकल रहे हैं, मतलब तो वो 0 केल्विन में पहुंच गया, दैट पर्सन इज डेड, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये जो टेम्परेचर है, जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतनी ज्यादा होंगी फोटॉन्स जो निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया T2। अब हम यहां ये कह सकते हैं कि T1 की वैल्यू जो आ गई, T1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन T2, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कितनी गालियां निकलती है या कितने फोटॉन्स निकलते हैं, हो गया बहुत गालियां, चलो फोटॉन्स, हाँ, कितने फोटॉन्स निकलते हैं ये हम कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल है, हम यहां पर ये कह सकते हैं, यही आता है एक्चुअली, यहीं पे आता है स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ ये कहता है कि जब पावर एमिटेड, ठीक है, जिस रेट से एनर्जी निकल रही है, दैट इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4, वेयर ई इज कॉल्ड एमिसिविटी। एमिसिविटी का मतलब यह है कि बेसिकली एमिसिविटी होती है कि अगर उसके ऊपर अगर मान लो 100 फोटॉन्स गिरे तो उसमें से कितने फोटॉन्स उसने एब्जॉर्ब किए, या उसके ऊपर अगर कुछ एनर्जी गिरी तो उसमें से उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, दैट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ फोटो, दैट इज एमिसिविटी। ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी 1 होती है, क्योंकि वो जितनी भी एनर्जी गिरती है वो सारी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखो होता क्या है कि जैसे जैसे फोटॉन निकलते हैं ये ठंडा होता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर गिरने लग जाता है। दिक्कत ये कि सिर्फ एमिट नहीं हो रहे हैं, एब्जॉर्ब भी तो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है जो मतलब बिल्कुल, मतलब ये होता है कि कोई भी कुछ भी कह रहा है तो उनको लगता है मुझसे ही कह रहा है, ठीक है। किसी ने मजाक में अगर कहीं कुछ कह दिया, अपने 2 दोस्तों ने आपस में कुछ कह दिया, या वो हंस रहे हैं तो उसको लगता है ये मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं, ये हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं। इन्हें हम लोग प्यार से ब्लैक बॉडी कहते हैं। क्या कि कोई भी रेडिएशन इनके ऊपर गिरी तो ये फट से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, खट से दिल पे ले लेते हैं।
अच्छा, कुछ होते हैं चिकने घड़े। चिकने घड़े मतलब इनको आप डायरेक्ट करके भी दो ना, तुम ऐसे हो, तुम दुष्ट हो, तुम पापी हो वही वाली बात, जो बोलता है वही होता है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके के हो जाते हैं कि अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये आ जाती है कि एक होता है एमिटर, एक होता है एब्जॉर्बर। एमिसिविटी बेसिकली इसी बात को बताती है। एमिसिविटी दोनों चीजों को डिफाइन करती है। जिसकी एमिसिविटी 1 के पास में है वो एक अच्छा एमिटर भी है और वो एक अच्छा एब्जॉर्बर भी है। इनफैक्ट एक और लॉ है जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ, भी हम उस तरफ जा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो हम यहां पर लेते हैं वो ये होता है कि गुड एमिटर्स, गुड सुना होगा आपने कभी, गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। ठीक है, इसका मतलब जिनके ऊपर से जो ज्यादा फोटोन छोड़ते हैं वो ज्यादा फोटोन रिसीव भी करते हैं। इसके ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हाल फिलहाल ये हम लोग इसको इस डिस्कशन को छोड़ते हैं, इसको हम कभी और लेंगे। अभी हमारा टारगेट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे पहुंचना। ठीक है, स्टीफन्स लॉ की हम बात कर रहे हैं कि हमने ये कहा कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में T है, उसका एरिया A है, सिग्मा एक कांस्टेंट है जिसे हम स्टीफन्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, और E उसकी एमिसिविटी है जो कि एक सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। तो उस केस में वो जो पावर एमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी एमिट कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज गिवन बाय E सिग्मा A T टू द पावर 4। क्लियर? अब क्या होता है कि जैसे ही इसने ये एनर्जी एमिट करी तो देखो जो एनर्जी का एमिशन है वो उसकी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पर जो एब्जॉर्प्शन है वो पड़ोसियों के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बस सिंपल सी बात है, जितने फोटोन गिरेंगे उसी के प्रोपोर्शन में तो एब्जॉर्ब करेगा। खुद कितने भी गर्म हो, खुद कितनी गालियां बक रहे हो, पॉइंट यहां पर यह है कि जितनी गालियां सुनाई देंगी उसी हिसाब से देखो, जितनी एनर्जी आएगी उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितनी एनर्जी जाएगी उतना टेम्परेचर कम होगा। बट द पॉइंट इज जितनी ज्यादा एनर्जी मतलब जो टेम्परेचर एनर्जी आप पे आ रही है, जो आसपास कोई है ही नहीं दुनिया में, आपको वैक्यूम में ले जाके रख दिया उसको पार्टिकल को, और वो बैठे बैठे बस पहले गर्म थे, रेडिएशन छोड़े जा रहे तो खुद का टेम्परेचर गिरता जाएगा। उनके ऊपर गिरने वाली रेडिएशन है ही नहीं तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। समझ में आ रही बात? मुद्दे की बात यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एमिशन इज डिपेंडेंट ऑन द बॉडीज टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, बट एब्जॉर्प्शन इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑन इट। कितने फोटॉन्स उसके ऊपर गिरे उस पर डिपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन। ये बात समझ में आ गई सबके? अब देखो एक बात है, कभी कभी ये सवाल, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है आपके सामने। क्वेश्चन इस तरीके का होता है कि भाई एक बॉडी थी, उसका एरिया सरफेस एरिया A था, उसका टेम्परेचर T था, रूम टेम्परेचर T0 था। तो बताओ कि इसमें से कितनी एनर्जी निकल रही है, या व्हाट इज द नेट लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस या गेन जो भी है। चलो मान लेते हैं T बड़ा था T0 से, ये रूम टेम्परेचर से ऊपर था। तो सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि यह बताइए कि यह बॉडी कितनी एनर्जी एमिट कर रही है। अब सिंपल सी बात यहां पर यह है कि अगर मैंने कहा ठीक है ये बॉडी है, भाई पहले तो मुझे यह पता करना पड़ेगा कि इसके ऊपर एनर्जी गिर कितनी रही है, ये एमिट कितनी कर रहा है। द पावर एमिशन, पावर एमिटेड इज एक्चुअली इक्वल टू E, जो भी इसकी एमिसिविटी है इसके सरफेस की, सिग्मा दुनिया के लिए कांस्टेंट है, एरिया जो भी इसका एरिया दे रखा है, इनटू इसका टेम्परेचर की पावर 4। इस रेट से एनर्जी बाहर निकल रही है, यह बात फिक्स्ड है। सवाल यह है कि अगर रूम टेम्परेचर T0 है, रूम टेम्परेचर, तो ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब दिक्कत यह है कि भाई कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, अगर ये पता चल जाए तो उसको चलो हम E से मल्टीप्लाई कर लेंगे या कुछ करेंगे, या कितनी एनर्जी गिर रही है इसके ऊपर। पर समस्या यह है कि रूम का एरिया थोड़ी दिया है, सराउंडिंग, और उन्होंने बोल दिया सराउंडिंग टेम्परेचर T0 था, तो सराउंडिंग एरिया तो दिया ही नहीं है। अगर सराउंडिंग एरिया नहीं दिया है तो आप कैसे पता करोगे कि इन भाई साहब ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। तो इसके लिए बड़ा सही ट्रिक है, बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनना। इसी एक्सप्लेनेशन के लिए हम यहां पे बात कर रहे हैं। वो ये है कि अगर आप ये अज्यूम कर लेते हो, एक बार को हम अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए कि लेट अस से ये T0 टेम्परेचर पे ही होता। अगर ये T0 टेम्परेचर पे होता, सराउंडिंग भी T0 पे होती, तो क्या आप ये बात मानते हो कि इसका टेम्परेचर फिक्स्ड रहता? भाई जितना जो रूम टेम्परेचर है वही खुद का टेम्परेचर है, तो जितना आदान प्रदान बराबर चलता रहता। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि ये रेडिएशन छोड़नी बंद कर देता, नहीं,
पर ये रेडिएशन छोड़ता रहता, ये टी नॉट के हिसाब से रेडिएशन छोड़ता रहता, ठीक है, लेकिन उसी रेट से ये रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। टेम्परेचर को अगर ये ज्यादा छोड़ेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब टेम्परेचर गिर रहा है। अगर ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कम छोड़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर जितना खाएगा उतना निकालेगा, मतलब टेम्परेचर वही मेंटेन्ड है। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर ये रूम टेम्परेचर पे था ऑलरेडी, इसका मतलब जो पावर एब्जॉर्ब्ड थी दैट वाज गिवन बाय ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4, क्योंकि वही एमिटेड थी तो वही एब्जॉर्ब होनी चाहिए थी। अब देखना ध्यान से, अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के टी नॉट से टी कर दिया, अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा के टी नॉट से टी कर दिया, तो खास बात क्या थी, अभी बताई थी, एब्जॉर्ब्ड जो होती है, जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस होती है, वो खुद के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है? सराउंडिंग्स पे। अब सराउंडिंग तो वही है जैसे पहले थी। इसका मतलब क्या है कि उसकी खुद की जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो तो बदल जाएगी, लेकिन जो एब्जॉर्ब, ये एमिटेड तो बदल जाएगी पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। उस केस में एमिटेड क्या बन जाएगी? उस केस में जो एमिटेड, ओहो क्या हो गया ये, जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो जो एब्जॉर्ब थी वो एब्जॉर्ब थी ई सिग्मा ए टी की पावर 4, और जो अब एमिटेड आएगी वो कितनी आएगी? एमिटेड जो आएगी वो आएगी ई सिग्मा ए और खुद का टेम्परेचर की पावर 4। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नेट पावर कितनी आ गई, तो जो नेट डी क्यू बाई डी टी आएगा वो कितना आएगा? डी क्यू बाई डी टी। किस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा है वो हो जाएगा एमिटेड माइनस एब्जॉर्ब्ड। तो एमिटेड जितनी गई माइनस जो आई, तो इसका मतलब वो हो जाएगा ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये एक्सप्रेशन सबसे पहले तो समझ में आना जरूरी है। ये खास बात ये समझ में आनी जरूरी है कि जो एमिटेड थी उसमें तो चलो खुद के इसी का एरिया आ गया, लेकिन एब्जॉर्ब्ड में भी इसी बॉडी का एरिया लिखा जाता है। ये वाली बात समझनी जरूरी है। उम्मीद है कि आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्चुअली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। हमें ये बात समझ में आ गई है कि जो रेट ऑफ हीट लॉस है दैट इज एक्चुअली द नेट रेट ऑफ हीट लॉस इज गिवन बाय ई सिग्मा ए, खुद का टेम्परेचर की पावर 4 माइनस रूम टेम्परेचर की पावर 4। फिर इसके बाद अब यहां पे मैं इस वाली बात को दोबारा लिख देता हूं, काम की चीज है भाई। तो डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। समस्या यहां पे ये है कि ये जो चार की पावर चढ़ी हुई है वो भी टेम्परेचर डालना है केल्विन में, तो बड़े गंदे गंदे नंबर आने वाले, उनकी भी पावर 4, या कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? ये समस्या न्यूटन साहब को समझ में आ गई थी तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, उन्होंने एक अजम्पशन लिया, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ कैलकुलेशन, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो एक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। अजम्पशन ये था कि अगर टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर के बराबर ही हो, मतलब उसके आसपास हो, मतलब बेसिकली टी माइनस टी नॉट छोटा हो बहुत, डेल्टा टी बहुत छोटा हो, तो उस केस में उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं। देखो ऐसा है, पहली बात तो क्यू को लिखते हैं अपन एम एस डेल्टा टी, ठीक है, फिर मास एस हो जाएगा स्पेसिफिक हीट, एम हो जाएगा मास, एस हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर जो वहां पे छोटा सा आया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डी क्यू को मैंने लिख दिया, डी क्यू को मैंने लिख दिया उसका मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डी टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पे लिखा जाएगा एम एस डी टी बाय डी टी, ये आ गया, इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने, वैसा का वैसा लिखा है, बस डी क्यू की वैल्यू डाली है। इस एम एस को यहां से हटाया, यहां लिख दिया, मेरे ख्याल से आप बुरा नहीं मानोगे, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, प्लीज नोट, कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर है, छोटा टी मतलब टाइम है, दैट इज गिवन बाय व्हाट, सम कांस्टेंट। यहां पे थोड़ा सा कुछ करना शुरू करते हैं, तो ई सिग्मा ए बाय एम एस तो जैसा था वैसा लिखे रहने दो। इसको पहले लिखा टी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। जैसे ही ये लिखा, फिर यहां पे टी और टी नॉट करीब करीब बराबर थे, तो टी को टी नॉट ही लिख दिया, तो ये 2 टी नॉट स्क्वायर आ गया, दिखा क्या? तो ये बना ई सिग्मा ए अपॉन एम एस इंटू 2 टी नॉट स्क्वायर, तो इसको लिख दिया।
और टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर को क्या लिख दिया, उसको लिखा टी प्लस टी नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। फिर से इस टी को टी नॉट लिख दिया, तो ये फिर से 2t नॉट बन गया। तो ये 2t नॉट बनते के साथ ही यहां पे आ गया 4 और ये हो गया t नॉट क्यूब। तो कुल मिला के आपको एक बात नजर आ रही है, और वो ये है कि dt बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर सीधे सीधे डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है, ई कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, 4 तो कांस्टेंट है ही सही, टी नॉट कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, एस कांस्टेंट, ये सब चीजें कांस्टेंट है। रूम टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और बॉडी को अगर आपने जैसे गरम गरम चाय रख दी, रूम टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, और अगर आपने मतलब मान लो 35 डिग्री सेल्सियस पे या 40 डिग्री सेल्सियस पे चाय रख दी, वो धीरे धीरे ठंडी हो रही है। तो हमें यहाँ पे नजर आता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। ठीक है, बस यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। dt बाय dt इज इक्वल टू, एक खास बात और, एक माइनस साइन लगा देते हैं, कांस्टेंट T माइनस टीओ। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि समय के साथ साथ टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर T ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा, तो वो कम हो रहा है, और अगर कम है तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर जो रेट ऑफ चेंज है वो हमेशा इसके प्रोपोर्शनल है। यहां पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसका, तो वो ग्राफ कैसा आता है कि भाई ये हो गया y, मतलब y एक्सिस पे अपन ने बनाया टेम्परेचर, यहां पे बनाया टाइम। अगर मान लीजिए ये है T नॉट रूम टेम्परेचर या सराउंडिंग का टेम्परेचर, और इसमें अगर मैं यहां पे कहता हूं कि भाई शुरू में टेम्परेचर ये था, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था तो उसके कम होने की रेट भी ज्यादा थी, स्लोप ज्यादा था। ठीक है, जैसे जैसे ये कम होता जा रहा है वैसे वैसे स्लोप कम होता जा रहा है और ये फ्लैटन होता जाएगा। कायदे से तो ये कभी टी नॉट होगा ही नहीं, इनफाइनाइट टाइम बाद टी नॉट होगा। पर खास बात यह कि इस वाली कैलकुलेशन करने से क्या है, पावर 4 हट गई, तो इस केस में आप इसको ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई ये वाली बात बेटा? ठीक है, तो आओ अब देखें क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके अंदर। सीधी सी बात यहां पर ये आ जाती है कि जैसे अगर आपसे ये कहा गया कि भाई किसी बॉडी का टेम्परेचर, चलो एक सवाल ही कर लेते हैं, ये नीट 2016 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर 3T to 2T इन 10 मिनट्स। ठीक है, एक्सप्रेशन लिख के रख लेता हूं मैं पहले, dt बाय dt इज सम, वो माइनस साइन भी आप कांस्टेंट के अंदर घुसेड़ सकते हो, वो तो सिर्फ मैंने फॉर्मेलिटी के लिए पूरा अच्छे से लिखा था। ठीक है, तो यहां पे आ गया c इंटू टी माइनस टी नॉट, यही है ना। तो t क्या है, उस बॉडी का टेम्परेचर। अब हम क्या करते हैं, जैसे इन्होंने कहा 3T से वो 2T गया, 3T से 2T गया मतलब टेम्परेचर T कम हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर आया T, कितनी देर में आया, 10 मिनट में। यूनिट आप डाल सकते हो, यूनिट आप चाहो तो 10 मिनट डाल लो, नहीं आप चाहो तो सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कांस्टेंट्स के अंदर जाने वाली चीज है वो। अब यहां पे उस बॉडी का टेम्परेचर क्या लिखा जाएगा, बॉडी तो 3T से 2T तक आई है, पर चूंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि बहुत छोटा सा गैप था या बहुत छोटे से टाइम इंटरवल की बात हो रही है, तो हम यहां पे T की जगह लिखते हैं T एवरेज। तो T की जगह लिखते हैं T एवरेज, तो 3T और 2T का एवरेज कितना हो जाएगा, 3T और 2T का एवरेज हो जाएगा 2.5T माइनस, और रूम टेम्परेचर तो निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, तो टेम्परेचर तो नहीं, रूम टेम्परेचर T दे रखा है, सॉरी रूम टेम्परेचर इस क्वेश्चन में T दे रखा है। अब वो ये कह रहे हैं कि अज्यूम द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया कि रूम टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर और बॉडी के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत छोटा है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 10 मिनट्स इज, तो यानी कि ऑलरेडी वो 2T पे आ चुकी है, मान लो फाइनल टेम्परेचर कुछ T डैश हो गया, तो 2T माइनस T डैश, फिर से 10 मिनट ये चेंज आ गया, इज इक्वल टू सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय, अब जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, अब जो एवरेज आएगा वो 2T प्लस T डैश बाय 2 आएगा, क्योंकि 2T से T डैश तक गई है। ठीक है, पहले टेम्परेचर 3T था, 3T से 2T तक आया, 2T से कुछ T डैश तक आया, 10 मिनट इसमें भी लगे और 10 ही मिनट इसमें लग रहे। तो ये पहले वाली इक्वेशन लिखी थी वो इस प्रोसेस के लिए लिखी थी, दूसरी इक्वेशन अब मैं इस प्रोसेस के लिए लिख रहा हूं। तो चेंज कितना आया, 2T से T डैश इन 10 मिनट्स इक्वल टू कांस्टेंट, सेम कांस्टेंट, इनटू एवरेज वैल्यू हो जाएगी T डैश प्लस 2T बाई 2 और माइनस रूम टेम्परेचर T। कुछ नहीं करना है, इज्जत से डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा। वो देखो मैंने कहा था ना, यूनिट कुछ भी डालो, मिनट डालते चाहे मिनट, पहले भी मिनट है बाद में भी मिनट ही है, तो वो भी कट गया। और जब आप इसको सॉल्व करते हो
तो एक्चुअली जो सही आंसर है वो आ जाता है 70/4। और ये नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, जेई का भी ऐसे सवाल आ जाता है, लेकिन उससे पहले एक और सवाल, ठीक है, एक मैं यहां पे एक जनरल फॉर्मेट और लिख देता हूं इसकी, वो ये हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो यूज होता है वो हो जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टी एवरेज माइनस टी नॉट। दिस इज अ मोर अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं हो तो कम से कम ये फॉर्मूला याद रख लो, इससे भी आपका आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गई बेटा इतनी बात? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहले एक तो ये वाला बताओ पहले मुझे, चलिए बताइए इसका आंसर बताओ फटाफट से। इफ अ पीस ऑफ मेटल इज हीटेड टू टेम्परेचर थीटा देन अलाउड टू कूल इन अ रूम विच इज एट अ टेम्परेचर थीटा नॉट, तो पहले गर्मा गर्म टेम्परेचर, गर्मा गर्म मेटल का पीस रख दिया, रूम टेम्परेचर थीटा नॉट था, तो वो जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होएगा। ठीक है, तो अब पूछा ये जा रहा है कि इसका जो ग्राफ आएगा टेम्परेचर और टाइम का, वो ग्राफ कौन सा आएगा? तो ऑब्वियसली इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ये जेईई में पूछा गया सवाल है ये, और इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो 3 ही आएगा, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। स्लोप जो होगा, जैसे जैसे डिफरेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे dt बाई dt स्लोप वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, टेम्परेचर डिफरेंस के। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा स्लोप, जितना जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा उतना उतना स्लोप कम होता जाएगा, और ये फ्लैटन होता जाएगा ग्राफ। हालांकि ये भी परफेक्टली सही नहीं है, क्योंकि यहां पे इन्होंने इसको थीटा नॉट से मिला दिया, कायदे से ये थीटा नॉट से मिलेगा नहीं। ठीक है, पर हाँ ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से वो यही वाला है। ये ग्राफ एक्चुअली यहाँ पे ये एसिम्पटोट बन जाएगी। एसिम्पटोट पता है ना? नहीं पता तो कोई खास बात नहीं है। बेसिकली ये है कि ये इस ग्राफ से पूरा पूरा मिलेगा नहीं, उसके पैरेलल हो जाएगा बस ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये ज्यादा सही ग्राफ होगा। ठीक है, जो लाल वाला मैंने बाद में बनाया। क्लियर? ऐसी एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए। ठीक है, जैसा एज ए प्रैक्टिस आप इसका जो आंसर है वो मुझे नीचे चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, चलो, तो आई होप कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और स्टीफन्स लॉ और गालियां और गुस्सा और ये सारी की जो बातें हैं ये आपके दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से इफेक्ट कर गई होंगी और ये आपके दिमाग में चिपक गई होंगी। ठीक है, सो जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग एंड मचाते रहो। थैंक यू, बाय बाय।